हेलो बच्चों, एकेडमिक ज्ञान विद सौरभ सर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 मैथ्स का, जिसका टाइटल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखें, चैप्टर का टाइटल जैसा आप देख पा रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो पहली चीज दिमाग में क्वेश्चन पुटअप होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। देखो, आपको मैं बता दूं, सबसे पहली चीज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन in which degree is equal to is called quadratic polynomial। ठीक है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें डिग्री 2 होता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। मतलब ऐसा या ऐसी बीजीय व्यंजक जिसमें घात 2 होती है, घात 2 होती है, द्विघात समीकरण या बहुपद कहलाता है। ठीक है, ऐसा समीकरण जिसकी घात 2 होती है द्विघात समीकरण कहलाता है। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि घात क्या होती है, तो घात ही बता दो बेटा। तो घात का मतलब होता है बेटा the highest power of variable, मतलब चर की अधिकतम घातांक को बहुपद की घात, चर के अधिकतम घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है बेटा, एग्जांपल समझाऊं। इसमें मैंने कहा, एग्जांपल समझना, मैंने कहा x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए बेटा, चर का मतलब होता है एबीसीडी के लेटर। तो यहाँ बेटा चर क्या दिख रहा है आपको? x दिख रहा है। अब s की यहाँ पावर कितनी? 1, s की यहाँ पावर कितनी? 2, और s की यहाँ पावर कितनी? 4। तो s की हाईएस्ट पावर क्या है? आप कहोगे 4। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हुआ बेटा? 4। तो डिग्री क्या हो गया? डिग्री इज इक्वल 4। ठीक है, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर क्या है? 4 है ना। तो किसी भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। किसी भी चर की अधिकतम घातांक उस जो बहुपद है की घात कहलाती है। और जितनी बहुपद की घात होती है उस समीकरण के उतने ही मूल आते हैं, उस समीकरण के उतने ही शून्यक आते हैं, उस समीकरण के उतने ही जीरोज होते हैं। तीनों बातें एक ही हैं, मूल, शून्यक और जीरोज। इंग्लिश में मूल, शून्यक और जीरोज इंग्लिश में बेटा एक ही चीज होती है, ध्यान रखना। अब सुने बेटा, अगली चीज दिमाग में आनी चाहिए, जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सामान्य द्विघात समीकरण, सामान्य द्विघात समीकरण क्या होता है?
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये होता है सामान्य द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 होता है। आप देख पा रहे हो जहां x की मैक्सिमम पावर कितनी है बेटा 2, तो इसकी घात भी कितनी है 2। तो मैंने बोला किसी बहुपद की जितनी घात होगी उतने उसके शून्य उतने ही मूल होंगे। द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ रूट और जीरो एक ही बात होती है, ठीक है। तो यहां मैं कह दूं, ये बात याद रखना, नंबर ऑफ जीरोस या रूट्स इज इक्वल होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये रिलेशन याद रखना बेटा, नंबर ऑफ रूट्स और जीरोस इज इक्वल का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद की घात बराबर होता है शून्यों की संख्या, ठीक है। अब इसकी 2 घात है तो 2 शून्य आएंगे, 2 मूल आएंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा इसमें और क्या याद रखना है, उसके बाद इसमें याद रखना है आपको रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस और रूट्स कह लो। ये चैप्टर नंबर 2 का है वैसे तो, हाँ। तो बेटा संबंध किसके बीच में, अपन संबंध पढ़ रहे हैं बेटा गुणांकों एवं शून्यक या बेटा मूलों में संबंध, गुणांकों एवं मूलों में संबंध या शून्यकों में संबंध। तो देखिए बेटा गुणांकों और मूलों में संबंध क्या होता है, तो देखो बता दूं मैं आपको। तो याद रखना बेटा कि सम ऑफ जीरोस और रूट्स अल्फा प्लस बीटा, जिसको हिंदी में कहेंगे सम ऑफ जीरोस, सॉरी इंग्लिश में कहेंगे सम ऑफ जीरोस, शून्यकों का योग इज इक्वल होगा -b/a। ये चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा है बेटा आपने। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा या रूट का सम जो होता है वो -b/a होता है। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल होता है c/a। क्या होता है c/a। बेटा रूट और जीरोस में केवल एक ही डिफरेंट है कि रूट पर जरूरी नहीं है कि इक्वेशन जो है वो क्या हो जाए, वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। बट बेटा जो आपका जीरोस है वो क्या होता है, उस पर इक्वेशन का वैल्यू 0 होता है ना। तो बेटा रूट हो या जीरोस हो बात एक ही है, आप कंफ्यूज मत होना। आप तो केवल इतने दिमाग में बिठा लो कि रूट इज इक्वल टू जीरोस, और नंबर ऑफ जीरो जो होता है वो बेटा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या डिग्री ऑफ इक्वेशन के बराबर होता है, ठीक है। अब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि डिग्री 2 है तो जीरो 2 आएंगे, डिग्री 3 है तो जीरो 3 आएंगे, डिग्री 4 है तो जीरो 4 आएंगे, ठीक है। और सम ऑफ जीरो जिसको अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं इज इक्वल -b/a होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जिसको अल्फा बीटा कहते हैं वो c/a होता है। इतनी सारी बात आपको याद रखनी है, एक बार देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए बेटा ये सारी बातें आप याद रखना, ठीक है। अब आगे देखें इसमें, अब आगे बेटा मैं आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन कराऊंगा और आप देखते जाना, ठीक है। देखिए बेटा अपन डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, और उससे पहले मैं आपको बता दूं एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है बेटा सॉल्व करने का।
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, एक बार उसको याद रख लो। ये होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट v स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला होता है बेटा, याद रखना। जहां abc वही है जो आपको मैंने जनरल फॉर्म बताया था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वही abc है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य सूत्र वो होता है माइनस बी प्लस माइनस होल अंडर रूट v स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो ये होता है, याद रखना बेटा। ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लगाया जाता है और हर इक्वेशन में लागू होता है, कभी फेल नहीं होता। बस इसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन मैं आपको बता दूं। देखो, पहली कंडीशन इसकी होती है कि v स्क्वायर माइनस 4ac, बेटा इसको डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, मतलब हिंदी में विविक्तकार। क्या कहते हैं हिंदी में? विविक्तकार, विविक्तकार, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट v स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, ग्रेटर देन 0 हो तो बेटा इक्वेशन समीकरण जो है विल बी सॉल्व्ड, हल होगा, विल बी सॉल्व्ड, हल होगा, ठीक है, हल होगा। और दूसरी चीज बेटा रूट्स अनइक्वल एंड रियल होंगे। हिंदी में लिखूं बेटा, समीकरण हल होगा एवं मूल वास्तविक और असमान होंगे, असमान होंगे, ठीक है। ये वाली बात है। अगर कब v स्क्वायर माइनस 4ac जिसको डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल D कह लो ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जब v स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो रूट्स जो है वो अनइक्वल और बेटा रियल होंगे, ठीक है, और इक्वेशन सॉल्व भी होगा। दूसरा जो कंडीशन है बेटा इसका वो होता है d, मतलब d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट जिसको v स्क्वायर माइनस 4ac कहते हैं, d इक्वल टू 0 है तो बेटा रूट्स रियल व इक्वल होंगे, रियल व इक्वल होंगे और इक्वेशन तो सॉल्व होगा ही होगा। तो भाई साहब रूट्स क्या होंगे? मतलब मूल जो है, मूल समान व वास्तविक होंगे, समान और वास्तविक होंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरी कंडीशन है जिसमें बेटा इक्वेशन सॉल्व नहीं होता, तो बेटा d इज लेस देन 0, मतलब कुल मिला के बात नेगेटिव। तो रूट्स भाई साहब इमेजिनरी होंगे। रूट्स क्या होंगे? रूट्स आर इमेजिनरी, मूल काल्पनिक होते हैं। रूट्स आर इमेजिनरी, मूल काल्पनिक होंगे, और मूल जहां काल्पनिक आ जाते हैं बेटा तो इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। मूल काल्पनिक, और बेटा मैं बता दूं इक्वेशन विल नॉट सॉल्व, समीकरण हल नहीं होगा, इक्वेशन विल नॉट सॉल्व्ड, ठीक है। हिंदी में लिखूं तो समीकरण हल नहीं होगा, समीकरण हल नहीं होगा। तो एक और बात बेटा पते की बता दूं, जब भी आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो तो पहले v स्क्वायर माइनस 4ac चेक कर लेना। अगर v स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है या ग्रेटर देन 0 है तो इक्वेशन सॉल्व होगा, नहीं तो इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। और इसी बात को बेटा, इन तीनों बातों को अपन क्या कहते हैं? नेचर ऑफ रूट्स कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं मेरे बेटा? हिंदी में कहते हैं मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। तो बेटा मूलों की प्रकृति निकालने का मतलब क्या होता है? v स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट करना। v स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना, यही होता है बेटा नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स होता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये वाली बात याद रखना, है ना। ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, लिख लो।
उसके बाद बेटा अपन सॉल्व करने वाले हैं जो एक सवाल, और फिर क्लास को विराम देंगे। ठीक है, देखें तो बेटा जब भी नेचर ऑफ रूट पूछे आपसे या डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पूछे तो समझ जाना d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac आपको निकालना है। और केवल दो ही कंडीशन में इक्वेशन सॉल्व होगा, एक तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो, या फिर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, देखो बेटा पहला सवाल चैप्टर की स्टार्टिंग का क्या है, कैसा है, देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, find the nature of root of the following quadratic equation. Find nature of roots, ठीक है, मतलब मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है बेटा। तो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है आपका 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3 है ना x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आया बेटा आरबीएसई 2012 के एग्जाम में, आरबीएसई 2012 के एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है। तो आप देखें एक बार, देखो क्या पूछा आपसे कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति ज्ञात करो जब इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 है। ठीक है बेटा, करना कुछ नहीं है, इस वाले इक्वेशन की मैं देखो लेबलिंग कर दूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और आपको करना क्या है, ऑन कंपेयरिंग तुलना करने पर, ऑन कंपेयरिंग तुलना करने पर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमेशा आपको जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तुलना कर देनी है ना। और तुलना करने के बाद देखो मैं बता दूं ax स्क्वायर और 3x स्क्वायर, तो a का वैल्यू कितना आएगा बेटा 3 आएगा पहली बात, bx और 4 अंडर रूट 3x, तो यहाँ बेटा b का वैल्यू कितना आएगा माइनस 4 अंडर रूट 3x। ठीक है, तीसरी बात बेटा c और यहाँ 4, तो c का वैल्यू कितना आएगा 4 आ गया। और आपको पता है नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए अपन क्या निकालते हैं, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, तो निकालिए सिंस d इज इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac, तो बेटा रखिए, तो आपको बता दूं मैं b या फिर d इज इक्वल b कितना भाई साहब माइनस 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 3, c का वैल्यू 4। ठीक है, सॉल्व करो, देखो 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 16 दिया 48, तो यहाँ आएगा d इज इक्वल 48 माइनस 4 दिया 12 और 12 चक 48, तो भी यहाँ भी कितना है 48, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि भाई साहब d इज इक्वल 0, d इज इक्वल 0। तो सिंपल टर्म्स में लिखोगे बेटा सिंस b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, therefore roots are real and equal। तो आप कह सकते हो कि मूल समान व वास्तविक होंगे, आप कह सकते हो कि मूल समान व मूल, हिंदी लिखना नहीं आता क्या, मूल समान व वास्तविक हैं। ठीक है, तो जब बेटा d डिस्क्रिमिनेंट विविक्त का b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू इक्वल टू 0 आता है तो मूल समान और वास्तविक मतलब रियल और इक्वल होते हैं। और जब b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब d डिस्क्रिमिनेंट विविक्तकार का वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आता है, तो बेटा रूट्स जो है वो रियल तो होते हैं बट अनइक्वल होते हैं, मतलब डिस्टिंक्ट रूट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखें आप एक बार, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बेटा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर दूसरा, और क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है बेटा
2013 में आया हुआ प्रश्न है। और 2013 में आया हुआ प्रश्न क्या कह रहा है कि बेटा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। आ सर्कुलर, पहले बोल देता हूं मैं, आ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर। देख बोल देता हूं, आ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर। ठीक है, एक वृत्तीय पार्क है जिसका व्यास 13 मीटर है। AB is the diameter of the park and two gates are there on the point A and B. AB is the diameter and two gates are on A, B. बेटा डायमीटर का नाम, व्यास का नाम AB है और व्यास के दोनों जो पॉइंट्स हैं A और B उन पर दो गेट लगे हुए हैं। तो a pole is there on the circumference and the difference between the distance of the pole from the gate A and B is 7। मतलब कहने का ये है, देखो मैं समझा दूं कि आपको बेटा, ये एक सर्कल है, इस सर्कुलर पार्क है। इस सर्कुलर पार्क का बेटा जो डायमीटर है वो AB है। क्या है? AB। तो ये A हो गया, ये B हो गया। अब A और B बेटा यहाँ पर दो गेट लगे हुए हैं और A और B पर जो गेट लगे हुए हैं वो इस टाइप से है बेटा कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बेटा कितना है? 1 मिनट, ऐसे लगना चाहिए। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बेटा कितना है? 7 मीटर। कितना है? 7। तो अब बता दूं डायमीटर कितना है? 13 मीटर। ठीक है, अब इन दोनों गेट्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 7 मीटर है। कितना है? 7 मीटर, है ना? कितना है? 7 मीटर। बेटा ये कुछ होगा और ये कुछ होगा, पर डिफरेंस दोनों का 7 आएगा। जैसे मैं कह दूं कि अगर जिसे नाम दे दूं ABC, तो बेटा मैंने मान लिया कि BC अगर बेटा x है तो BC कितना होगा? AC कितना होगा? x + 7 होगा। कितना होगा? x + 7, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना है? 7 है। तो x + 7 में से जब आप x घटाओगे तो अंतर कितना आएगा? 7। मतलब उसने कहा है कि एक सर्कुलर पार्क है जिसका डायमीटर AB 13 मीटर है। तो मैंने सर्कुलर पार्क बनाया, इसका डायमीटर AB नाम दिया। अब इस A पॉइंट पर और इस B पॉइंट पर दो गेट लगे हुए हैं जिन दोनों के बीच का दूरी बेटा 7 मीटर है। अब बेटा दूरी निकालेंगे तो इसमें यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर बनाते हुए निकालेंगे। तो मैंने नाम दिया कि ये AC है और ये BC है। अब यहाँ जो बेटा जो एंगल बनेगा ना, मैं रेड से बनाता हूँ, यहाँ जो एंगल बनेगा वो बेटा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री। अब उसने कहा है कि इन दोनों की डिस्टेंस का जो डिफरेंस है AC और BC का जो डिफरेंस है वो 7 है। मतलब मैं कह दूं गिवन है AC - BC = 7 है। ये गिवन है बेटा, दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि AC और BC का डिफरेंस 7 है। तो मैंने मान लिया कि BC x है तो बेटा AC x + 7 होगा, तभी तो डिफरेंस दोनों का 7 आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बड़े में से हमेशा छोटा घटता है तो ये AC बड़ा माना मैंने, है ना? तो अब उसके बाद सिंपल वैसा क्वेश्चन करना है। आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो आप सिंपल लिखोगे इन ट्रायंगल ACB, और बेटा जब राइट एंगल ट्रायंगल हो तो बेटा जिसका 90 डिग्री है वो बीच में लेना होता है, या तो इसको ACB कहेंगे या BCA कहेंगे। तो y पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से बेटा ये सवाल आया है RBSc 2013 में। तो देखें पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम का सूत्र है। अब बेटा यहां वैल्यू रखें आप, देखो 90 डिग्री के सामने क्या होता है? हाइपोटेनस। तो ये हो गया हाइपोटेनस मतलब कर्ण हो गया, हाइपोटेनस मतलब हिंदी में कर्ण हो गया। और बेटा बाकी किसी को लंब मान लो, किसी को आधार, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो बेटा देखो मैं नाम लिखूं AB का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर मतलब BC का स्क्वायर
प्लस लंब मतलब AC का स्क्वायर, ठीक है। BC स्क्वायर, BC को परपेंडिकुलर मान लिया और AC को मैंने बेस मान लिया। अब रखें AB का वैल्यू 13 का स्क्वायर इज इक्वल BC का वैल्यू बेटा x का स्क्वायर प्लस AC का वैल्यू x प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां सॉल्व कर लो आगे। 13 का स्क्वायर 169 होगा इज इक्वल x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब बेटा यहां होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो खोलो उससे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 7 7 का 49, ठीक है। x का स्क्वायर x स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 और बेटा 2ab मतलब पहले तो 7x हुआ फिर 2 से मल्टीप्लाई तो 14x हो गया। आगे सॉल्व करोगे बेटा तो मैं इस 169 को ही उधर ले जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा बेटा 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गया बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको आप या तो फैक्टर मेथड से सॉल्व कर लो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर लो। मैं फैक्टर से सिखा रहा हूं बेटा। मल्टीप्लाई करने पर 60 आना चाहिए और इसके सामने साइन क्या है माइनस, तो माइनस करने पर 7 आना चाहिए। तो बेटा 60 कहां आता है, 23 जा 60, 15 4 जा 60, 12 5 जा 60 और 10 6 जा 60। मतलब किस किस के पहाड़े में 60 आता है। तो इतनों के माता जो मैंने बोला 10 छिक्की 60, 12 पंच 60, 15 चक्क 60, ऐसे 20 तिया 60। अब माइनस करने पर कहां पर 7 आ रहा है, तो 12 पंच 60, 12 माइनस 5 7 आ रहा है, तो यही पेयर है। तो इसको लिखेंगे आप कैसे, देखो इधर लिख रहा हूं। आप लिखोगे x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x और माइनस 7। अब देखो यहाँ प्लस यहाँ माइनस क्यों करा, क्योंकि मुझे इन दोनों को माइनस करना था और माइनस डिफर साइन में होता है, तो एक प्लस का आएगा एक माइनस का। लेकिन 12 ही प्लस क्यों लिया, 5 क्यों नहीं लिया, तो देखो बीच वाला साइन किसका है, प्लस का, तो बड़ा वाला प्लस का आएगा, छोटा वाला माइनस का। अब पेयर ना इसका फर्स्ट पेयर है, सेकंड पेयर। यहाँ कॉमन क्या इक्वल 0 चल रहा है, यहाँ कॉमन क्या x, तो x कॉमन लिया x प्लस 12, इसी सेम ब्रैकेट को दोबारा लिखा x प्लस 12 और यहाँ क्या आएगा, हमेशा तीसरे नंबर की संख्या आएगी, तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा क्या है माइनस 5 इज इक्वल 0। जो दो बार सेम है उसको एक बार लिखो, तो x प्लस 12 और ब्रैकेट में x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फिर आप क्या करोगे, x प्लस 12 इज इक्वल 0 कॉमा x माइनस 5 इज इक्वल 0। अब यहां से x का वैल्यू कितना है 12, माइनस वाली वैल्यू को कोई नहीं प्लस ही देगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा 5। तो x का वैल्यू 12 भी है 5 भी है, जो चाहो वो रखो। तो अगर यहाँ x का वैल्यू आपने 5 रखा, ठीक है, तो ये 12 आएगा। अगर आपने यहाँ x का वैल्यू 12 रखा तो भाई साहब फिर ये 5 आएगा, है ना। तो तीनों साइड में राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो तीनों साइड बेटा नाम दूं मैं C A और B। तो बेटा AB तो 13 है ही, ये BC 5 है 5 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा इसी 12 मीटर। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा फाइनली। तो इसी के साथ आज की क्लास में केवल 2 ही क्वेश्चन अपन ने करे, आगे कल करेंगे। तो यहीं जाते जाते मैं 2 लाइनें वही डेली वाली सुनना ध्यान से। जीवन के संघर्षों से मत घबराइए, बिना संघर्ष से गुजरे कोई भी महान नहीं होता। आखिर हथौड़े की चोट खाए बिना पत्थर भी भगवान नहीं होता। क्या कहा, जीवन में संघर्षों से मत घबराइए, बिना संघर्षों के कोई भी महान नहीं होता। आखिर हथौड़े की चोट के खाए बिना पत्थर भी महान नहीं होता। ठीक है, तो इसी के साथ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।